नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यह जो आपकी सीरीज होगी, इस सीरीज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का जियोग्राफी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज होगी, आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था उसमें सामान्य विज्ञान का आपका जो सिलेबस जारी किया गया था, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह का सिलेबस दिया गया था, उसमें एक लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ कि इन सभी की जो जानकारी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको उसकी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पॉलिटी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी कारण से इस वीडियो को मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पर हम 50 इंपॉर्टेंट कितने तो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के। ये 50 प्रश्न आपके होंगे, हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के इसमें प्रश्न सम्मिलित होंगे, ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, इसके अलावा स्टैटिक जीके और भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका लेखपाल का आगामी जो एग्जाम होने वाला है, उसके अलावा जितने यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम करवाता है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यह सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आज का यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा, प्रश्नों का जो लेवल है किस प्रकार का है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में जो भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत लगान का निर्धारण किस आधार पर किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिस्ट्री का यह प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान का जो निर्धारण था किस आधार पर किया गया था, तो लगान का जो निर्धारण था यह संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में भू राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसमें लगान का निर्धारण किया गया था। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो शिव प्रसाद गुप्त। किसके द्वारा, तो शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा जो है भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि हिस्ट्री की ये चार इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके सामने दी गई हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो घटना है वह इसमें से सही नहीं है। ये सभी चारों घटनाएं आपकी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। तो इसी तरह के आपके प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री की दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दी गई हैं। तो इन चार डेट में से कौन सी डेट सुमेलित नहीं है, तथा ये सभी चारों जो घटनाएं आपकी हैं उत्तर प्रदेश के किसी न किसी स्थान पर घटित हुई थी। तो पहली घटना क्या है आपकी, काकोरी कांड की घटना 5 मार्च 1921 को हुई थी। क्या यह सही है, तो यह बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि काकोरी का जो कांड हुआ था यह कब हुआ था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925। यह करंट में भी था प्रश्न आपका। काकोरी कांड की घटना जो थी यह करंट में भी थी, क्योंकि इसका जो नाम है हाल ही बदलकर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी एक्शन कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो मैक्सिमम चांस है कि यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं था घटना, यह 9 अगस्त 1925 से यहाँ पर होना चाहिए था। उसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 में। कहाँ पर, तो कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चौरी चौरा घटना आपकी गोरखपुर में हुई थी, तो इस कारण से यह आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 1923 को। तो इस प्रकार से आपकी तीनों जो घटनाएं हैं ये सुमेलित है, लेकिन आपका जो पहली घटना थी काकोरी कांड, यह 5 मार्च 1921 को न होकर आखिर कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को। तो डेट आप याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को। तथा हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने काकोरी जो कांड था उसका जो नाम बदल कर दिया है, क्या, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान का प्रमुख केंद्र कौन दो स्थान थे उत्तर प्रदेश से, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आगरा और रायबरेली। आप याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसके दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र कौन से दो स्थान थे? तो आगरा और रायबरेली, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार, यानी कि कानपुर षड्यंत्र केस के तहत किसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है कानपुर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाकी जो आपके तीनों व्यक्ति थे, श्रीपद अमीर डांगे हो गए आपके, इसके बाद नलिनी गुप्ता हो गई और शौकत उस्मानी, इन तीनों लोग को गिरफ्तार किया गया था कानपुर षड्यंत्र केस में, लेकिन जयप्रकाश नारायण को जो है कानपुर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप याद रखिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन्हें कहा जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रप्रसारण काल से संबंधित संस्कृति को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में जो ताम्रप्रसारण काल से संबंधित संस्कृति, इसको हम कहते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति। क्या? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पाई स्थल आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, और उत्तर प्रदेश का यह हिस्ट्री का एशियंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पाई स्थल आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंडन नदी के तट पर आपको मिलेगा ये क्या? तो आलमगीर, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल था, जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना थी जिसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। यह किससे संबंधित थी? तो इस घटना का भी संबंध आपका उत्तर प्रदेश के किसी न किसी स्थान से, इसी कारण से यह प्रश्न इसमें सम्मिलित किया गया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यह संबंधित है प्रथम उपदेश थे। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश था दिया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ से। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वां प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक बहुत बार उपदेश दिया गया था। सबसे ज़्यादा बार जो उपदेश है महात्मा बुद्ध का, वह दिया गया था श्रावस्ती में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे आपके भगवान महावीर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था क्या? तो इनका नाम था महावीर। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। तो आप इसे याद देखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था? तो इंपॉर्टेंट है। जो 5 व्रत थे आपके जैन धर्म में, उसमें से 4 व्रत बहुत पहले ही जोड़ दिए गए थे, लेकिन जो 5वां व्रत था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, यह जोड़ा गया था आपका किसके द्वारा? तो महावीर स्वामी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, ब्रह्मचर्य को। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र का संबंध आपका है जैन ग्रंथ से। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन ग्रंथ से। और महाजनपद काल के ये सभी आपके महाजनपद हैं। तो आपको पता होगा कि जो महाजनपद काल था, इसमें से जो 15 महाजनपद थे, 15 महाजनपद थे आपको मिलेंगे यूपी में। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो एक महाजनपद था वो मिलेगा आपको कहाँ पर? तो एक महाजनपद आपको मिलता था कहाँ पर? तो एक महाजनपद आपका था नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो इसे आप याद रखिएगा, जिसमें से 16 महाजनपदों में से आपका जो 15 महाजनपद था वह मिलेगा कहाँ पर? तो उत्तर भारत में। तो इसे उत्तर भारत में, सॉरी, तो वही उत्तर भारत वाला एरिया हो गया आपका। तो आपको बताना है कि ये महाजनपद है, उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वत्स की राजधानी आपकी क्या थी? तो वत्स की राजधानी यहाँ पे दिया गया काम्पिल्य। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत जवाब है। यहाँ पे वत्स की राजधानी काम्पिल्य नहीं होगी, क्या होगी? तो वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। तो आप इसे याद रखिएगा, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो पहले ही आपका गलत दिया गया है। उसके बाद चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, सूरसेन की थी मथुरा, मल्ल की थी कुशीनगर। मल्ल की क्या थी? तो मल्ल की जो राजधानी थी वह थी कुशीनगर। इसके बाद सूरसेन की आपकी थी मथुरा थी, क्या थी?
तो सूरसेन की मथुरा थी। इसके बाद चेदी, चेदी की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो शोक्तिवती। इसके अलावा आपका जो वत्स था, वत्स की राजधानी यहाँ पे काम्पिली की जगह होना चाहिए था कौशाम्बी। तो इसके बारे में आप क्या रखना है, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं आपका जो चेदी है, इसका आधुनिक नाम क्या है, तो चेदी का आधुनिक नाम है बुंदेलखंड। क्या है, तो बुंदेलखंड जो है आधुनिक नाम है इसका, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है इंपॉर्टेंट, सहेत महेत स्तूप का जो निर्माण है किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सहेत महेत स्तूप का जो निर्माण है किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। सहेत महेत जो स्तूप थे इनका जो निर्माण हुआ था वह श्रावस्ती महाजनपद कालीन नगर में हुआ था। तो श्रावस्ती यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रावस्ती। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह श्रावस्ती जो थी किसकी राजधानी थी, तो श्रावस्ती जो है कोसल की राजधानी, जो कोसल महाजनपद था, कोसल महाजनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है। तथा श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। आधुनिक बुंदेलखंड, आधुनिक जो आपका बुंदेलखंड है इसको किस महाजनपद के नाम से हम जानते थे, तो चेदी। मैंने आपको अभी बताया था चेदी महाजनपद जो था उसको आधुनिक बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ यहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख दिए गए हैं, स्तंभ दिए गए हैं। तो इन स्तंभों के बारे में उनकी अवस्थिति दी गई है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अरौरा मिर्जापुर में बिल्कुल सही है, टोपरा सहारनपुर बिल्कुल सही है, सारनाथ मथुरा बिल्कुल गलत है, मथुरा नहीं, यहाँ पे वाराणसी होगा। और सोहगौरा आपका गोरखपुर जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारनाथ आपका सुमेलित नहीं था, सारनाथ का क्या होना चाहिए था, तो सारनाथ का होना चाहिए था वाराणसी। इंपॉर्टेंट है। रेह, प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रेह यानी कि प्रयागराज से प्राप्त जो अभिलेख हुआ है उसमें किस शासक का उल्लेख है, तो मिनांडर का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मिनांडर का उस रेह अभिलेख में उल्लेख है। तो आप इसे याद रखिएगा। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सभी प्रश्न है। तो अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा जो लोग उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। आप इसे याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाहियान जो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। वहीं आपका जो वेनसोंग था यह किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था आपका वेनसोंग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत इसमें से क्या नहीं आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से गुप्तकालीन आपका जो गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसमें से टोपरा जो स्तंभ लेख है आपका गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। बाकी आपके जो तीनों अभिलेख यहाँ पे दिए गए हैं, बिसलगढ़, बिलसगढ़ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, मथुरा लेख, ये सभी आपके गुप्तकालीन जानकारी के स्रोत है। लेकिन जो आपका टोपरा स्तंभ लेख है यह इसका स्रोत नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, टोपरा किसका जानकारी का स्रोत है, तो मौर्यकालीन जानकारी का, जैसे आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी आपके जो स्रोत हैं अभिलेख हैं ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे वर्तमान अवस्थिति यहाँ पे गलत दी गई है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मनकुंवर अभिलेख आपको मिलेगा कहाँ पे, तो मनकुंवर अभिलेख आपको मिलेगा प्रयागराज में, बिल्कुल सही है। करम डंडा अभिलेख आपको मिलेगा अयोध्या में, बिल्कुल सही है। कहोम अभिलेख आपको बस्ती यहाँ पे दिया गया जो कि गलत है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कहोम अभिलेख है कहाँ पर स्थित है। इसके बाद भीतरी स्तंभ लेख यहाँ पे आपका हो जाएगा गाजीपुर। इस प्रकार से आपके 3 मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे याद देखिएगा, जो आपका मनकुंवर अभिलेख है वह प्रयागराज में है, करम डंडा अभिलेख आपका अयोध्या में है, भीतरी स्तंभ लेख आपका गाजीपुर में है। वहीं आपका जो कहोम अभिलेख है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आपको इसका जवाब देना है कि कहोम जो अभिलेख है आपका कहाँ पर स्थित है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर कानपुर में तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित आपको बताना है। तो आपका जो भीतरगांव मंदिर है और जो दशावतार मंदिर है, इनका संबंध किस वंश से है, तो इनका संबंध आपका गुप्त वंश से है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, गुप्त वंश से संबंधित है ये दोनों मंदिर, जो कि कानपुर का है भीतरगांव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इंपॉर्टेंट है। मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन डी वाला है गढ़वा शिलालेख जो कि प्रयागराज का है, इससे हमें मौखरी वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। वहीं आपके जो तीनों हैं यहाँ पे ये मौखरी वंश से इतिहास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आपको बताना है कि किसने जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थानेश्वर के स्थान पर किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो संस्कृत के जो प्रसिद्ध नाटककार थे भवभूति किसके दरबार में रहते थे, निवास करते थे, तो यशोवर्मन की, यशोवर्मन की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके क्या थे, तो प्रसिद्ध नाटककार थे भवभूति, ये यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था। आपसे पूछा, यानी कि त्रिपक्षी संघर्ष में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था। तो राष्ट्रकूट ने लिया था, पाल ने लिया था, प्रतिहार ने लिया था, लेकिन वर्धन जो आपके थे इन्होंने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्धन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जेजाक भुक्ति था। क्या था, तो जेजाक भुक्ति जो था यह बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य 1194 में जो है आपका हुआ था चंदावर का युद्ध। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जौनपुर का जो फेमस अटाला मंदिर है, किसका निर्माण किसने करवाया था। तो जौनपुर की फेमस जो अटाला मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है जौनपुर के फेमस अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौनपुर को जो है हम पूर्व का सिराज भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कुछ संतों के नाम दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस संत का जो जन्म स्थान यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सूरदास का जन्म है ये हुआ था रूनकता, आगरा में। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रामानंद का जन्म आपका हुआ था प्रयागराज में, बिल्कुल सही है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, राजापुर में, बिल्कुल सही है। कबीर का जन्म हुआ था मगहर में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कबीर का जन्म जो है मगहर में नहीं हुआ था, यानी कि यह आपका सुमेलित नहीं था, यानी कि ऑप्शन आपका डी 31वां का बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर का जन्म मगहर में नहीं हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर की शिक्षाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो कबीर की शिक्षाओं के संग्रह को हम बीजक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। कबीर की शिक्षाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, यानी कि ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी, तो इसका नाम था, क्या हो जाएगा इसका नाम,
हुमायूं, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हुमायूं की मृत्यु थी यह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हुमायूं। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आपका तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो सुजाउद्दौला ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था तृतीय पानीपत के युद्ध में, आप इसे याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे स्थापत्य या कुछ नगर के नाम दिए गए हैं और उनके संस्थापकों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जामा मस्जिद जो बदायूं में है इसका कौन बनवाया था? तो बदायूं वाली जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अटाला मस्जिद जो आपकी जौनपुर है इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, बिल्कुल गलत है। इब्राहिम शाह सरकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है आपका अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसके बाद आपका आगरा शहर बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। झंझरी मस्जिद जो कि जौनपुर में इसको बनाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। अगला प्रश्न आपके सामने जो लास्ट 14 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य एवं उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्या यह सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, आगरा का किला जो है आपका अकबर ने बनवाया था। इसके बाद आपका जो है अकबर का मकबरा सिकंदरा में किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो यह गलत दिया गया यहाँ पे, हुमायूं ने तो बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल नहीं बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में इसको बनवाया था नूरजहां ने। तो इस प्रकार से आपके 3 ऑप्शन ए, बी और डी आपका बिल्कुल सही, लेकिन जो आपका बुलंद दरवाज़ा वाला ऑप्शन है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे हुमायूं ने जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण नहीं करवाया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का मकबरा जो कि सिकंदरा में है जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 1950 में, वर्ष 1950 में जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, मतलब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए जो आपके सर सैयद अहमद खान थे उन्हीं के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 1916 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे, उनका वर्ष दिया गया, उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो सुमेल है वह असंगत है, सही नहीं है। तो 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले ने की थी, बिल्कुल सही है। 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। 1925 में जो है आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू ने जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किसका किया था? तो 1917 में जो है आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। और 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो 1916 का जो आपका था लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी 43 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जो किसान सभा थी इसके गठन में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसके गठन में जो है आपके बाबा रामचंद्र सम्मिलित नहीं थे और बाकी तीनों लोग सम्मिलित थे। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, तीनों लोग सम्मिलित थे आपके उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में, लेकिन आपके बाबा रामचंद्र सम्मिलित नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो यह स्थान है आपका चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है यह एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 4 प्रश्न आपके सामने हैं। बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था? तो आपकी जो बेलन नदी घाटी थी इसका जो विस्तार था यह सोनभद्र में था, मिर्जापुर में था, प्रयागराज में था, लेकिन यहाँ पे चंदौली में नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदौली में नहीं था। किस पाषाणकालीन, आपको बताना है कि किस पाषाणकालीन स्थल से समाधान एवं गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है। तो सराय नाहर नामक जो स्थान है, सराय नाहर राय, इसी पाषाणकालीन स्थल से समाधान और गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सराय नाहर। लास्ट का 2 प्रश्न आपके सामने है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से मिले? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो ऑप्शन ए दमदमा, उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है दमदमा। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ है? तो दमदमा से जो है 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल या स्थलों से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि धान की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा और लहुरादेव, इन दोनों स्थानों से जो है आपके नवपाषाणकालीन जो खेती के साक्ष्य हैं और धान के साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, कोल्डिहावा और लहुरादेव। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 50 इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के जीके और उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम उत्तर प्रदेश का जीके और जीएस देख रहे थे। इसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। पार्ट 1 में हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया था तथा अगेन हम पार्ट 2 में 50 और इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश के जीके जीएस से रिलेटेड। तो इस सीरीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज आपके लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा यूपीटीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए, अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आज के सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व भारती पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो विश्व भारती पुरस्कार के अंतर्गत जो है वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? तो 5,01,000। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 5,01,000 जो राशि है वर्तमान में विश्व भारती पुरस्कार के तहत दी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1976 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 31 दिसंबर 1976 को जो है आपके उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए सम्मानों पुरस्कारों में से उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीय यानी कि NRI से संबंधित कौन सा पुरस्कार सम्मान है, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से संबंधित इसमें से पुरस्कार और सम्मान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से संबंधित यह पुरस्कार है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत भारती पुरस्कार, आपको बताना है कि जो भारत भारती पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका भारत भारती पुरस्कार है यह जो है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो मेनली इसमें पूछा जा रहा है कि संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो बख्तर अख्तर। तो आपका जो बेगम अख्तर पुरस्कार है, यहाँ पे बेगम अख्तर है, तो बेगम अख्तर जो पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगम अख्तर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के ही पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि जो बीजक है किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीजक किसकी रचना है, तो यह कबीर दास की रचना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बीजक है यह कबीर दास की इंपॉर्टेंट कृति है, इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। तो आपने अगर सिलेबस ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन है कि हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी और आपका जो हो गया पॉलिटी, इन पॉलिटी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की जीके, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो आपका सिलेबस दिया गया था लेखपाल का तो लेखपाल के सिलेबस में यह क्लियरली मेंशन है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल और उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटी है उसके संदर्भ में प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह जो सीरीज है, इसी सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर जो है उत्तर प्रदेश के पॉलिटी, हिस्ट्री और उसके जो ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस किया करते हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ था। तो प्लीज़ आप जाके एक पहला वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर कारागार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जगह, जो आपका गोरखपुर कारागार है यहीं पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तथा ये आपका जो प्रश्न है और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक दिया गया उसी से रिलेटेड है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमीर खुसरो को जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, तो यूपी में ही हुआ था। तो इसी कारण से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। और एक तरफ यहाँ पे कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और उनके खेलों से उनका खेल दिया गया है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। जगबीर सिंह का संबंध आपका हॉकी से है, बिल्कुल सही है। सैयद मोदी का संबंध यहाँ पे क्रिकेट से नहीं होगा, गलत दिया गया है। इसके बाद नरसिंह यादव का संबंध कुश्ती से है। अभिन्न श्याम गुप्ता का संबंध आपका बैडमिंटन से है। तो इसमें से आपके ए, सी और डी ऑप्शन आपके सुमेलित, लेकिन आपका जो बी वाला ऑप्शन है सैयद मोदी, यह सुमेलित नहीं है। सैयद मोदी का संबंध यहाँ पे क्रिकेट से नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए हैं और उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जन्म था यहाँ पे लखनऊ में नहीं हुआ था, बल्कि मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी में आप बताइएगा, एमपी का कौन सा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा गाँव है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था प्रयागराज में, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था झांसी में, बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था दिल्ली में, बिल्कुल सही है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, आपसे पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। तो आप इसे याद रखिएगा, रत्नावली जो थी यह तुलसीदास की पत्नी थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 12वां प्रश्न।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न का आपका क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, इसी कारण से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12वें का जो ऑप्शन बी है, यानी कि 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनका जो जन्म था कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। ये 2 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना थी की थी अहमदनगर जेल में। आप इसे याद देखिएगा, अहमदनगर जेल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो है रचना की थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदनगर जेल, यानी कि 13वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिसको हम रंग थिएटर के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से ऑप्शन डी, जीपीओ जो लखनऊ था, जीपीओ लखनऊ जो था, इसको हम ब्रिटिश शासन काल के दौरान रंग थिएटर के रूप में भी जानते थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जीपीओ लखनऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो जीपीओ लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह आपको मिलेगा फुर्सतगंज में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 का सी, यानी कि फुर्सतगंज में आपको मिलेगा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा वाराणसी में। वाराणसी क्यों फेमस है, तो वर्तमान में तो ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ का धाम भी यहाँ पर है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वाराणसी जो है घाटों के लिए फेमस है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ में आपको मिलेगा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ में आपको मिलेगा क्या, तो लखनऊ में आपको मिलेगा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की जो गन्ना अनुसंधान काउंसिल है आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यह उत्तर प्रदेश की गन्ना अनुसंधान काउंसिल आपको मिलेगी शाहजहांपुर में। कहाँ, तो शाहजहांपुर, यानी कि ऑप्शन डी, 18वें का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहांपुर में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल। यहाँ पे लिखा गया, आप उसे याद रखिएगा, संस्थान की बात यहाँ पर नहीं, काउंसिल है। तो शाहजहांपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है, यानी कि साइंस सिटी कहाँ पर है। तो विज्ञान नगरी आपको मिलेगी कहाँ पर, तो लखनऊ में आपको मिलेगी विज्ञान नगरी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही, जो आपकी विज्ञान नगरी है आपको मिलेगी लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान परिषद है आपको मिलेगा कहाँ पर, तो लखनऊ में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद आपको मिलेगा लखनऊ में। तो ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 21वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। तो 21वां प्रश्न आपके सामने है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। मुझे लग रहा है ये प्रश्न जो है लगभग हजारों बार एग्जाम्स में पूछा गया होगा, यूपी के एग्जाम्स में, इसके अलावा अन्य भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया ये प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है आपको मिलेगा लखनऊ में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, लखनऊ में आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ग्रेटर नोएडा में भी अभी बनाया जा रहा हो, तो वो निर्माणाधीन, अभी बना नहीं है, वो निर्माणाधीन है। तो उसे भी आप याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में भी एक आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है, लेकिन अभी बना नहीं, वो निर्माणाधीन है।
तो वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आलू का जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो ये मिलेगा आपको मेरठ में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा मेरठ में करंट की न्यूज़ भी आप याद कर लीजिएगा। मेरठ में जो बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, इसे आप याद देखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र जो विश्वविद्यालय है यह मेरठ में ही बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मेरठ जो है यह क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कहाँ पर, तो लखनऊ में। ऑप्शन आपका 23 का क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे फसलों के कुछ संस्थान यहाँ पे दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है, तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। IIVR, IIVR कहाँ पर है, तो IIVR इसका मतलब हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेबल रिसर्च आपको मिलेगा कहाँ पर, वाराणसी में, यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद IIPPR ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो IIPPR आपको मिलेगा कहाँ पर, तो कानपुर मिलेगा, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केंद्र रिसर्च आपको मिलेगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा, गन्ना वाला कहाँ पर मिलेगा, तो ये लखनऊ मिलेगा, यानी कि आपका 3 का हो जाएगा क्या, तो सी का आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च आपको मिलेगा, डी का आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर, यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 2 आपका सही सुमिलित है। तो यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है 3 1 4 2 किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 3 1 4 2, यानी कि डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही। वीडियो को पॉज करके आप इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा झांसी में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। तो 26वां प्रश्न आपके सामने जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों, यहाँ पे हाँ, विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, तो उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही सुमेलित, यानी कि यहाँ पे आपके 4 उद्योग पार्क दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आइए इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको मिलेगा कहाँ पर, लखनऊ में, मैंने आपको बताया था। अपैरल पार्क आपको कानपुर में नहीं मिलेगा बिल्कुल, और यहाँ पे नोएडा दिया गया है तो बिल्कुल गलत है अपैरल पार्क का। प्लास्टिक सिटी आपका है कानपुर है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है आपका सुमिलित नहीं, अपैरल पार्क आपको मिलेगा नोएडा की जगह कानपुर होना चाहिए था, यहाँ पे कानपुर होना चाहिए था। इस प्रकार आपके चारों सम्मिलित हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ हो जाएगा, अपैरल पार्क कानपुर यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर है, और उसके बाद आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे मिलेगा, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपको मिलेगा उन्नाव में। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, अपैरल पार्क होना चाहिए था आपका कानपुर में। और दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित आपसे पूछा जा रहा है। तो जो दशावतार मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो दशावतार मंदिर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि ललितपुर में आपको मिलेगा दशावतार मंदिर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ललितपुर में इंपॉर्टेंट मंदिर स्थित है, इसका नाम है दशावतार मंदिर। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम कहते हैं कानपुर को। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम कहते हैं कानपुर शहर को। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है 29वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। तो अवध, यहाँ पे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो अवध शिल्प ग्राम है इसकी स्थापना किस जिले में की गई है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ में की गई है अवध शिल्प ग्राम की स्थापना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद 30वां प्रश्न क्या है, समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली जिले की किस तहसील में स्थित आपसे पूछा, यानी कि जो समसपुर पक्षी बिहार है यह रायबरेली जिले की किस तहसील में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये आपको मिलेगा सलोन तहसील जो है रायबरेली के, यहीं पे मिलेगा आपको समसपुर पश्चिम बिहार। इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है हाल ही में वेटलैंड भी घोषित कर दिया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है रायबरेली की पूर्व दिशा में स्थित जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रायबरेली के पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायबरेली के पूर्व में आपको मिलेगा अमेठी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रायबरेली के पूर्व में आपको मिलेगा अमेठी जिला, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट जो पुरस्कार है यह दिया जाएगा आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। तो 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया का संबंध आपका है हॉकी से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉकी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो 2020 का जो विश्व भारती पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम प्रकाश पांडे को। ओम प्रकाश पांडे को जो है 2020 का विश्व भारती पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबा फरीद के ये शिष्य थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाबा फरीद के। अकबरनामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अकबरनामा के लेखक आपको मिलेंगे ऑप्शन बी अबुल फजल। ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा की रचना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव द्वितीय किस पुरस्कार से किस नाम से पुकारते थे? बाजीराव द्वितीय जो थे ये रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे आपसे पूछा जा रहा है। तो छबीली नाम से, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को जो बाजीराव द्वितीय था यह छबीली नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो छबीली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एडजस्ट हो जाए भाई, हाँ हो गया। और 1857 की क्रांति, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाली कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका 38वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीजन बाई। अजीजन बाई जो थी ये प्रसिद्ध नर्तकी थी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तथा ये कानपुर की रहने वाली थी अजीजन बाई। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीजन बाई। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस वर्ष में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष 1916 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वरूप रानी। क्या नाम था? तो स्वरूप रानी नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, स्वरूप रानी। स्वराज पार्टी का गठन जो है निम्नलिखित में से सी आर दास ने किसके साथ मिलकर किया था वर्ष 1923 में? तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में किसकी स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ थे पर? तो इलाहाबाद में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला लास्ट के आपके 9 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे। तो लास्ट के 9 प्रश्न आपके सामने हैं। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो रामप्रसाद बिस्मिल को किस केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन सी काकोरी कांड। आपको पता होगा काकोरी कांड हुआ था 1925 में। 1925 में हुआ था ना। तो एग्जैक्ट डेट आप बताइए, काकोरी कांड की एग्जैक्ट डेट क्या थी? आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इसका जो नाम था, इस काकोरी कांड का नाम हाल ही बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। यह मैक्सिमम चांस है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए।
प्रश्न। तो उसी काकोरी कांड में ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन आपका 42वां का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और 43वें का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तथा इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुल ए नगमा किसकी रचना आपसे पूछी जा रही है? तो गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए फिराज गोरखपुरी की रचना है आपके गुल ए नगमा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। फिराज गोरखपुरी की इंपॉर्टेंट रचना है गुल ए नगमा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं का नगर के नाम से भी फेमस है, यानी कि चाकुओं का नगर हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी रामपुर। रामपुर की छुरी फेमस है, तो आप याद कर लीजिएगा इसी प्रकार से। तो रामपुर जो है चाकुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में हज हाउस नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर आपको हज हाउस नहीं मिलेगा? तो हज हाउस आपको नहीं मिलेगा कहां पर? तो ऑप्शन 37वां का डी, यानी कि गोरखपुर में जो है आपको हज हाउस नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी तीनों जगह लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद में आपको लेंगे हज हाउस, लेकिन आपका जो गोरखपुर जिला है यहाँ पर जो है आपको हज हाउस नहीं मिलेगा। तो 47वां का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रयागराज में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा संस्थान प्रयागराज में स्थित है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह आपको मिल जाएगा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित आपसे पूछा जा रहा है? तो बलिया में मिलेगा आपको भृगु मंदिर। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बलिया में प्रसिद्ध जो फेमस और भृगु मंदिर आपको मिल जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया। तो बलिया यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने अगेन इंपॉर्टेंट 49 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर कर लिया है उत्तर प्रदेश की GK GS से रिलेटेड। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।